अभी आवाज़ आ रही है सबको मेरी? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। अभी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल ओके है सब कुछ? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एकदम क्लियर। मैंने वो टाइम भी हटा दिया है जिस वजह से आपको दिक्कत हो रही थी ना कि भाई सर हमें शो नहीं हो रहा है। वो भी मैंने अभी सेट कर दिया है, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मिनट में देख लेता हूँ कोई और दिक्कत तो नहीं है। स्ट्रीम सेटिंग, नहीं एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आप सभी जानते हैं क्या लेकर आया हूँ भाई? ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का नया टॉपिक। इंडियन ज्योग्राफी आपका फेवरेट है, तो इसलिए हम इंडियन इंडियन ज्योग्राफी में लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पेन ले लेता हूँ मैं। देखो, एक तो है इंडिया और एक है वर्ल्ड, और इन दोनों के बीच में क्या है? ज्योग्राफी। गुड मॉर्निंग हर्ष, सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ, पीडीएफ भेज दूंगा आशीष, पीडीएफ जरूर भेज दूंगा। ठीक है, तो आप एक काम करो आशीष, आप एक तो है ना ग्रुप में लिंक शेयर कर दो। ठीक है आशीष, ग्रुप में आप लिंक शेयर कर दो और टाइम डाल दो 11 बजे का या 11:15 का, जो भी आपको ठीक लगे टाइम डाल दो ताकि सभी लोग कनेक्ट हो जाएं। क्योंकि मैं अगर लिंक शेयर करूँगा ना तो फिर आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा। पीटी और मेंस, ये दो आप सभी जानते हैं, मैं दो पे सबसे ज़्यादा पकड़ करता हूँ। अगर आपका मेंस तैयार है ना, याद रखना, अगर मेंस आपका तैयार है तो आपको ना तो कभी कभी भी पीटी में दिक्कत होगी, ना ही कभी आपको मेंस में दिक्कत होगी, ना ही कभी आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में इशू होगा। मतलब एकदम स्मूथ, एकदम बढ़िया चलेगा आपका एग्ज़ाम। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब चलते हैं आगे। पहले ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आपको दिया है या नहीं? पहले मुझे बताइए। ये वाला ये वाला मैंने होमवर्क दिया है या नहीं दिया है? थोड़ा है ना, जैसे लाइव थोड़ा लेट चलता है इसलिए कमेंट आपके थोड़े लेट आते हैं। ये वाला होमवर्क, अच्छा ये हो गया है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं रंजिता, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे दूंगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने सबसे पहले रखा है इंडियन क्लाइमेट। देखो, जब केवल क्लाइमेट की बात होती है ना, क्लाइमेट, तो इसको हम वर्ल्ड क्लाइमेट के नाम से जानते हैं, है ना। वो टेलीग्राम पे आ जाया करेगी, पीडीएफ अब से आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लाइमेट, वर्ल्ड क्लाइमेट, और इसके बाद एक क्लाइमेट होता है इंडियन क्लाइमेट, यानी अपनी कंट्री का क्लाइमेट उसके हिसाब से, है ना। जैसे आप देखेंगे राजस्थान में अगर आप
था डेजर्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ गर्मी यानी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे हिमालय की तरफ तो वहाँ टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है, माइनस में रहता है ना। तो स्टेट के हिसाब से क्लाइमेट चेंज होता रहता है। तो वो एक अलग चीज़ है। हम अभी जान रहे हैं भारत के क्लाइमेट के बारे में, यानी इंडिया यानी भारत, भारत के बारे में जान रहे हैं। अब भारत का क्लाइमेट कैसा है आपको मैंने बता दिया। हर स्टेट का, हर एरिया का अलग अलग क्लाइमेट रहता है। पहले तो ये बताओ, एकदम बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है ना आपको? दिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? स्क्रीन सबको एकदम अच्छे से दिख रही है? तो हम क्या करेंगे, इंडियन क्लाइमेट को जानने के लिए क्या करना है। देखो क्लाइमेट को लेकर है ना, एक क्लाइमेट चेंज का ऑप्शन आता है। आपने देखा होगा ना एग्जाम में, क्लाइमेट चेंज के बारे में आता है। क्लाइमेट चेंज क्या है, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो वो एक अलग टॉपिक है, वो ज्योग्राफी का टॉपिक है। वो किसका टॉपिक है? वो ज्योग्राफी का टॉपिक है, उसको आप इससे मत जोड़िएगा। वो ज्योग्राफी का टॉपिक है। ये वाला टॉपिक जो है इंडियन क्लाइमेट, इसमें केवल हम भारत के ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे कि भारत का जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का है। इस वाले टॉपिक में क्लाइमेट चेंज एक अलग टॉपिक है ना, वो पर्यावरण का टॉपिक है तो क्लाइमेट ही, लेकिन वो चेंज हो रहा है, इसलिए वो क्या बन गया है, इशू। वो क्या बन गया है, समस्या। लगता है मुझे भी ठंड लग गई है, खांसी सी आ रही है। गला भी खराब हो रहा है, ऐसा लग रहा है। अब शुरू करते हैं। मानव के भौतिक वातावरण में जलवायु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी वो यूं कह रहा है, जो क्लाइमेट होता है ना, वो हम लोगों के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे भारत जैसे भारत जैसे देश में जलवायु संबंधित विशेषताएं आर्थिक स्वरूप, जीवन शैली, रहन सहन के तरीके, भोजन की पसंद, वेशभूषा और यहाँ तक कि लोगों के व्यवहारिक प्रक्रियाओं को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। वो यूं कह रहा है कि क्लाइमेट, जो भारत का जो क्लाइमेट है, हाँ गर्म पानी पीना पड़ेगा, अभी कोई है नहीं ना, इसलिए मंगा लूंगा। अब इसको एकदम अपनी सरसरी निगाहों से देखना। इसमें क्या कह रहा है, जो भारत का क्लाइमेट है ना, वो केवल क्लाइमेट नहीं है। भारत के क्लाइमेट से केवल जलवायु के बारे में हमें नहीं पता लगता है, बल्कि क्लाइमेट की वजह से हमें वहां की आर्थिक स्वरूप, आप देखेंगे आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर की तरफ आप जाइए, जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल साइड, वहां देखेंगे आप लकड़ी का सामान मिलता है। आपने देखा होगा ना, लकड़ी का देवदार के वृक्ष होते हैं, बड़े शानदार ऊंचे ऊंचे, 100 150 फीट ऊंचे पेड़। आपने देखे या नहीं देखे? तो उन पेड़ों की वजह से वहां पर क्या है, आर्थिक स्वरूप है। अब वहां का जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, वो उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चलता है या नहीं चलता है। आप राजस्थान जाएंगे, वहां का जो ड्रेसिंग है, आपने देखा होगा ना, वहां का जो ड्रेस स्टाइल है, या वहां आप देखेंगे वहां पर क्या डेजर्ट एरिया है, तो वहां पर एक अलग इकोनॉमी आपको मिलेगी। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहां पर आपको एक अलग इकोनॉमी मिलेगी, है ना। तो ये सब क्या है, ये सिस्टम चलता रहता है। अब जीवन शैली, वही जीवन शैली, खान पान, ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी, रहन सहन वगैरह, ये सब तौर तरीके। अब देखिए, इनके जो मकान होंगे ना, जीवन शैली में आप देखेंगे इनके रहन सहन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जीवन शैली में क्या होगा, इनकी दिनचर्या अलग होगी। देखो नॉर्थ ईस्ट वाला बच्चा कब उठता है, सुबह 4 बजे वहां सूरज आ जाता है, सुबह 4 AM पर सनलाइट आ जाती है। तो वहां की दिनचर्या सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है। और हमारे यहाँ 2 घंटा लेट चलता है सब कुछ, है ना। आप देखेंगे ये क्या है, क्लाइमेट। ये क्या है, क्लाइमेट। और इसका जो पूरा का पूरा आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट का रहन सहन वगैरह, खान पान का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ऐसे ही आप देखेंगे, आप उत्तर भारत में चले जाओ, उन लोगों का रहन सहन, उनका पहनावा उड़ावा, सारी चीजें अलग होगी। आपने देखा होगा, आप हिमाचल चल जाएंगे, वहां पर एक कैप मिलती है हिमाचली, गोल टोपी होती है ना, इस टाइप की,
इस टाइप की कुछ ऐसे करके एक गोल टोपी होती है ऐसे, उसको पहने रखते हैं, है ना? तो वो पहने रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहने रखते हैं इसलिए नहीं, क्योंकि वहाँ क्या होती है, सर्दी रहती है, वहाँ परमानेंट सर्दी रहती है, तो इसलिए वहाँ कैप का फैशन है। उसको लोगों ने फैशन बना दिया, लेकिन असल में वो क्या है, वो वहाँ के क्लाइमेट के कारण है। जैसे वहाँ देखेंगे, वहाँ शॉल ओढ़ने का एक फैशन है, वहाँ आप सर्दी चले जाओ, गर्मी चले जाओ, वहाँ पर कुछ ना कुछ चद्दर वगैरह ओढ़ के रखते हैं। गुड मॉर्निंग ओएस। तो वो उनके क्लाइमेट का कारण है ना? अब कह रहा है भोजन। अब आप बताइए, जो सर्दी में रहेगा, आप देखेंगे ज्यादातर जो नॉर्थ में रहते हैं, उत्तर भारत में, वो लोग मांस आप समझते हो, मांस का, और क्या नाम है इसका, मांस का सेवन करते हैं उत्तर भारत में। जो जो उत्तर भारत में लोग रहते हैं, वो मांस का सेवन करते हैं, और किसका, शराब का ज्यादा सेवन करते हुए मिलेंगे आपको। उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, आपको पता है क्या? कारण यह है क्योंकि वहां टेम्परेचर हमेशा हमेशा टेम्परेचर लो रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है, लो रहता है, और लो रहने के कारण उनको गर्म गर्म चीजें खानी पड़ती हैं, जिससे उनका बॉडी का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट बना रहे। आप देख लेना, उत्तर भारत में जहां पर ज्यादा सर्दी पड़ती है, वहां के लोग शराब, है ना, आपने देखा होगा, शराब, मांस, ये सब का सेवन वो जरूर करते हैं। और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो वो सेवन खत्म हो जाएगा। जैसे आप साउथ में चले जाओ, साउथ में क्या है, यहाँ समुंदर है, यहाँ इस एरिया में समुंदर है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर मछली, यहाँ पर मछली का सेवन बहुत लोग करते होंगे। रंजीता, आप भी करते हो क्या? मछली का सेवन आप करते हो क्या, रंजीता? तो रंजीता अभी कमेंट करके बता देगी, थोड़ी क्लास में है ना, थोड़ा लेट चलता है कमेंट। हाँ, तो ये रहता है। अब आगे क्या है, वेशभूषा। तो वैसी वेशभूषा आपकी रहेगी। वेशभूषा का मतलब आपका पहनने ओढ़ने का। हाँ, फिश फिश की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल करेक्ट, फिश की। और यहां तक कि लोगों के व्यवहारिक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करती है। मुझे भी हो रहा है जुकाम तो। जुकाम का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा आप देखेंगे, क्लाइमेट केवल क्लाइमेट नहीं है, क्लाइमेट के पीछे और सारी चीजें आपको मिलेगी। वहाँ का रहन सहन, जीवन, इकोनॉमी, वहाँ का भोजन की पसंद नापसंद, वेशभूषा, सब कुछ किस पर निर्भर करता है, जलवायु पर। जलवायु पर सब कुछ किस पर निर्भर करता है, जलवायु पर। जब तो इतनी मोटी जैकेट पहन के बैठा हूँ, थोड़ी सर्दी लग रही है ना, जुकाम भी हो गया लगता है मुझे, कोल्ड भी हो रहा है। अभी तो कम है ना, धीरे धीरे आएंगे। अभी कई लोगों को नहीं पता है, आप 20 हो गए। अच्छा, ईस्टर्न साइड से हो, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो कम ही होगा ना। ठीक है, लेकिन साउथ का कह रहा हूँ, साउथ में पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। साउथ में जो ये वाला एरिया ना, ये कम करता है। जो यहाँ वाला ना, समुद्र के आसपास वाले एरिया होते हैं, यहाँ पर आपको फिशिंग का बहुत ज्यादा आपको क्रेज मिलेगा। यहाँ सब लोग तरह तरह की फिशिंग करते हैं, और उसमें अलग अलग, ये वाली फिश आपको बताया था ना, उसमें फूड प्रोसेसिंग में। आपको याद है, मैंने इकोनॉमी में आपको बताया था, इकोनॉमी में किसी को याद है? जल्दी बताइए कमेंट करके। इकोनॉमी में मैंने आपको फूड प्रोसेसिंग वाले टॉपिक में आपको बताया था ना, फिशिंग फिशिंग के बारे में। तो ये वही टॉपिक है, फिशिंग वाला। ठीक है। क्या कह रहा है, जलवायु, भारतीय जलवायु। जलवायु क्या है, जलवायु गर्मी, नमी, हवा की गति से जुड़ी वायुमंडलीय स्थिति का योग है। यानी भारत में आप देखेंगे, गर्मी भी रहेगी, सर्दी भी रहेगी, हर तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी, है ना? क्या कह रहा है, भारत भारत की जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। प्रकार के मानसून के रूप में वर्णित किया गया है। जो उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है ना, उसके बारे में कह रहा है, ट्रॉपिकल, है ना?
मानसून। तो ये क्या है, ये भारत की जलवायु। अभी कभी भी आपसे पीटी में पूछ ले, पीटी में आपसे पूछ ले तो आपको यही रिप्लाई करना है। पीटी में आपसे पूछ ले भारत की जलवायु कैसी है तो आपको आंख मीच के लगा देना है। हाँ, फिशिंग फूड इंडस्ट्रीज बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सारे टॉपिक आप देखेंगे, पढ़ेंगे हम किसी और टॉपिक में, पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी में, पढ़ेंगे हम इकोनॉमी में, और ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते चले जाएंगे। जब तो मैं कहता हूँ यूपीएससी की जो स्टडी है ना, आपको लगता होगा हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग है, साइंस टेक अलग है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको पता लगेगा कि ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप कितना भी इससे भाग लो, ये सारे टॉपिक आपको एक जगह जरूर मिल जाएंगे। और यही कारण है रिजल्ट नहीं हो रहा है। अब हिस्ट्री वाला सोचता है बस मैं हिस्ट्री पढ़ लूं, पॉलिटी वाला सोचता है मैं बस पॉलिटी पढ़ लूं, साइंस टेक वाला सोचता है मैं केवल साइंस टेक पढ़ लूं। उसको क्या पता है ये सारे टॉपिक आसपास जुड़े हुए हैं, है ना। तो मानसून आप सभी जानते हैं, भारत की जो जलवायु है वो मानसून पर निर्भर करती है ना। ये वाला मानसून जो आता है ना, पूरा मानसून पर आधारित रहती है भारत की जलवायु, जो उष्ण कटिबंधीय है बेल्ट में इसकी स्थिति और मानसून के प्रभाव को दर्शाता है। यानी जो इसका क्लाइमेट है वो उष्ण कटिबंधीय है, लेकिन मानसून की हवाओं की वजह से क्या होता है, इसमें क्लाइमेट का प्रभाव इसमें पूरे में पड़ता है। पूरे भारत में आप देखेंगे मानसूनी हवा पूरे भारत में प्रभाव डालती है चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो। आप भारत का मैप देखेंगे इस तरीके से, ये नॉर्थ ईस्ट है, चाहे ये वाला एरिया, ये सारा एरिया क्या करता है, बस एक थोड़ा सा ये एरिया राजस्थान का डेजर्ट एरिया अगर आप छोड़ दो तो पूरे भारत में मानसून का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बस एक थोड़ा सा थार डेजर्ट अगर आप छोड़ दे तो कभी कभार वहां भी थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, नहीं तो अदरवाइज आप देखेंगे पूरे भारत में किसका, मानसून का प्रभाव बना रहता है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन क्लाइमेट। यहां से बैक टू बैक पीटी में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये मेरा कोर एरिया भी है, आपको मैंने लिखवाया है ना ज्योग्राफी का कोर एरिया, ज्योग्राफी का कोर एरिया आपको लिखवाया ना, तो ये ज्योग्राफी का कोर एरिया भी है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, ऋतु जो हमारा पैटर्न है, जो क्लाइमेट का जो पैटर्न है वो बदलता रहता है। आप देखेंगे हमारे यहाँ 4 या 5 6 ऋतु भी बोल देते हैं, वैसे तो 4 ही है, लेकिन समय समय पर वो बदलती रहती है। अभी देख लेते हैं ऑफिशियल कितनी है और किस तरीके से काम करती है। अब क्या कह रहा है, भारत में ऋतु, ऋतु के बारे में बात कर रहे, ऋतु आप समझ रहे हो ना, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, है ना, शीत ऋतु, ये सब बोलते हैं ना, उत्तर भारत में ज्यादा बोलते हैं, साउथ में ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा पॉलिटी से रिलेटेड है क्या, कोई बात नहीं रंजिता, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप मुझे लास्ट में पूछ लेना। भारत में एक ऋतु प्रतिरूप में बहुत क्या है, परिवर्तनशील है। कभी सूखा, कभी गर्मी की लहरें, आपने देखा हो ना हीट वेव चलती है ना, हीट वेव चलती है या नहीं सर, तो वो चलती है, बाढ़ आ जाती है, कभी कभी चक्रवात आपको दिखेगा, सारा कोस्टल एरिया पे भारत के चक्रवात आपको दिखेगा, या अन्य प्राकृतिक आपदाएं छुटपुट होती रहती है, लेकिन लाखों मानव के जीवन को क्या करती है, विस्थापित करती है या समाप्त कर चुकी होती है। आपने देखा होगा जब बाढ़ आती है या तो वो नुकसान पहुंचाती है या मानव जीवन को समाप्त कर देती है ना। चक्रवात में आपने देखा होगा चक्रवात किस तरीके से, अभी देखा ना, अभी गुजरात में किसी को याद है या नहीं, कोई बताएगा कौन सा चक्रवात था। तो ये चक्रवात क्या करते हैं प्रभाव डालते हैं, मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन मानव, ये क्या कह रहा है मानव, अब आप देखो ये आ गया अब जलवायु परिवर्तन का, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे केवल क्लाइमेट के बारे में, अब आ गया है मानव ने, यानी हम लोगों ने जो क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाया, हम लोगों ने क्या करा है, क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाया,
पूरी तरीके से पोल्यूशन फैलाया, बहुत सारी एक्टिविटी की है, जिस वजह से हमारा पोल्यूशन लेवल बहुत तेजी से बढ़ा है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्लाइमेट में परिवर्तन होना, क्लाइमेट चेंज होना, क्लाइमेट में परिवर्तन होना। इसके कारण जलवायु घटना क्या हुई है? बड़ी तेजी से बढ़ी है ना? बड़ी तेजी से क्या हुई है? जलवायु घटना बड़ी तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है। तो ये क्या है? निर्मित मानव निर्मित। लगता है खांसी शुरू हो गई है, मुझे दवाई लेनी पड़ेगी, है ना? अभी तक नहीं थी, अब बोल रहा हूं ना लगातार, अब थोड़ी सी लग रही है। अब भू आकृतिक विज्ञान, अब एक एक करके जान लेते हैं। अब भारत का जो भू आकृति है उसके बारे में जान लेते हैं, क्या है, किस तरीके से काम करता है। हालांकि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित देश एक बड़ा हिस्सा उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में पड़ता है। एक आपको बात बताऊं, ये एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है ज्योग्राफी में। अगर आपको पढ़ना है तो इसको वहां से भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी में अच्छा दे रखा है। केवल आप ज्योग्राफी देखिएगा ना, ये एनसीईआरटी में अच्छा दे रखा है, लेकिन उसमें क्या सीमित है, उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा। इस वजह से जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो मैक्सिमम लोगों के गलत हो जाते हैं। तो याद रखना, एनसीईआरटी केवल हेल्प के लिए यूज करनी है, उसको आधार बिल्कुल नहीं बनाना। आपको अगर लगे कि एनसीईआरटी से ही सिलेक्शन होगा तो ये बिल्कुल गलत बात है। एनसीईआरटी से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, बस यही मैं आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी केवल आप लोगों की हेल्प के लिए, यानी मदद के लिए, उससे सिलेक्शन नहीं होगा, बस ये याद रखना है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। हिमालय में बंद होने के प्रभाव तथा दक्षिण में हिंद महासागर के अस्तित्व ने भारत को एक विशेष जलवायु विशेषता भूमिका प्रदान की गई। अब देखो, वही वाला जो पुराना आप इतिहास में पढ़ते हो ना, कि उत्तर में जो हिमालय है, उत्तर में जो हिमालय है वो नॉर्थ पोल से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक कर रखता है। ये देखा ना आपने, ये भारत का मैप है। तो ये हिमालय जो है ना, ये हिमालय, ये उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या करता है? रोक देता है। रोकता है या नहीं रोकता है? और जो साउथ में आप देखेंगे, साउथ में जो ये समुद्र है, ये समुद्र जो है, ये मानसून का बहुत बड़ा कारण है। जब आप देखेंगे क्लाइमेट में, मैंने आपको शायद थोड़ा बहुत बताया होगा कि कैसे ये क्लाइमेट का प्रभाव होता है। आपको बताया ना, पृथ्वी हमारी झुकी हुई है। जब उत्तर की तरफ पृथ्वी जाती है या साउथ की तरफ जाती है तो क्या होता है? देखो, ये अर्थ है, ये 0 डिग्री है। जब अर्थ इस साइड झुकेगी तो हवा का प्रभाव क्या होगा? उत्तर। देखो याद रखना, एक चीज कॉमन बता रहा हूं मैं आपको, जहां ठंड होती है, यानी कि जहां ठंड होती है, बस इससे पढ़ना, ठंड। जहां पर सर्दी पड़ती है तो वो हवा क्या होती है? भारी हवा होती है। क्या होती है? भारी हवा। ठंडी हवा जो होती है वो भारी हवा होती है। तो भारी हवा होगी तो भारी हवा किस तरफ चलेगी? गर्म हवा की तरफ। भारी हवा, भारी हवा होती है वो सतह से लगकर चलती है। यानी भारी हवा होगी तो वो कहां होगी? जमीन के नीचे होगी। ग्रेविटी फोर्स के कारण वो क्या होगी? अर्थ के नीचे सतह पे होगी। यहां पर, यहां सतह पे होगी। तो गर्म हवा हमेशा नीचे से चलती है, नीचे से ऐसे यूं सतह से। और जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है? हल्की होती है। हल्की होने के कारण वो ऊपर उठती रहती है। आपने देखा होगा, कभी आप चाय बनाते हैं, आपने देखा, मान लो आप चाय बना रहे हैं, है ना? तो चाय बनाएंगे तो पानी जब तक ठंडा रहता है वो यहाँ रहता है ना? जैसे ही आप इसको हीट करने लगते हैं, उबालने लगते हैं, तो पानी क्या होता है? भाप बन के उड़ने लगता है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? गर्म हवा। ये क्या होती है? गर्म हवा। ये हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। गर्म हवा होती है वो क्या होती है? हल्की होती है ना? हल्की होती है तो वो ऊपर की ओर उठेगी। इसी आधार पर क्या होता है, जब सर्दी पड़ती है, तो सर्दी तो पड़ रही है हिमालय पे, ध्यान से सुनना मेरी बात। सर्दी कहां पड़ रही है? हिमालय पे। ये हिमालय है। सर्दी, बर्फबारी हो रही है यहां पर, टेम्परेचर यहाँ का माइनस हो रहा है, लेकिन हवा कहाँ आती है? हवा इस साइड चलने लगती है। ये दिल्ली के टेम्परेचर को भी क्या कर देती है? कम कर देती है।
दिल्ली का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया ना, ठंडी हवा गर्म हवा की तरफ चलने लगती है। ठंडी हवा सतह की तरफ चलने लगती है, तो ये एक क्या करती है, जैसे मान लो ये ठंडी हवा है, ये ठंडी हवा ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ये ऊपर यहाँ पर बर्फबारी हुई। अब दिल्ली में तो बर्फबारी नहीं होती है ना, होती उत्तर भारत में हिमालय पे होती है, लेकिन उसकी हवा दिल्ली की तरफ या एमपी की तरफ या राजस्थान की तरफ क्या करती है, चलने लगती है। लेकिन एक समय बाद जब यहाँ पर गर्म हवा मिलती है, यहाँ क्या है, गर्म हवा है, साउथ की गर्म हवा है, तो ये हवा क्या होती है, जब गर्म हवा से ये संपर्क में आती है, ये गर्म हवा के संपर्क में आती है, तो ये ठंडी हवा भी एक समय बाद क्या होने लगती है, गर्म होने लगती है, और गर्म होकर ये ऊपर उठने लगती है, तो ये सामान्य हो जाती है। आप साउथ की तरफ जाएंगे, वहां पर आपको क्या सर्दी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उत्तर भारत से जो ठंडी हवा चलती है वो नीचे जाते जाते क्या होती है, गर्म होने लगती है। अब समझ में आया? और याद रखना, जब भी ठंडी और गर्म हवा आपस में मिलती है, तो हमेशा किसका निर्माण होता है, बादल का। किसका निर्माण होगा, बादल का। जब भी ठंडी और गर्म हवा आपस में मिल रही है, जैसे कोई भी ठंडी और गर्म हवा जब आपस में मिलती है, तो क्या होता है, बादल का निर्माण होता है, और उसी के कारण बारिश होती है। आपने देखा होगा हिमालय में अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ भी नहीं था, थोड़ी देर बाद बादल बन जाते हैं और तुरंत बारिश हो जाती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर गर्मी दे रहा है, हीट दे रहा है, और वहां का टेम्परेचर क्या होता है, लो टेम्परेचर, है ना। तो वहां बड़ी तेजी से क्या होता है, बादल बनते हैं और बड़ी तेजी से बारिश होने लगती है। बताता हूँ। राजस्थान के बारे में बताता हूँ। राजस्थान में क्या होता है, देखो राजस्थान में क्या होता है, रेत होता है। रेत एक बहुत बड़ा कारण होता है। रेत, रेत में क्या होता है, वो बहुत तेजी से गर्म भी होता है, गर्म भी होता है, और बहुत तेजी से क्या होता है, ठंडा भी हो जाता है। यही कारण है उसका। रेत क्या करता है, गर्मी को सोख कर नहीं रखता है। जो रेत आपने देखा होगा ना, राजस्थान का जो डेजर्ट का रेत जो आपका होता है, वो बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है और बहुत तेजी से हीट भी हो जाता है। आपने देखा होगा ना, रेत को आप तुरंत गर्म करो, एकदम हीट हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा, ठंडा होने लगेगा, तुरंत ठंडा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है। जैसे ही धूप पड़ती है तो वहां गर्मी यानी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर कैसे बढ़ता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि क्या होगा, जैसे रेत है, ऊपर की सनलाइट नीचे पड़ी, तो ये रेत है, ये रेत क्या होगा, बड़ी तेजी से हीट होने लगता है। तो ऊपर से भी हीट आ रही है और नीचे से भी हीट निकल रही है। तो लगभग 4 बजे के आसपास, 4 4 PM के आसपास क्या होता है, 2 से 4 बजे के बीच में, 2 PM से 4 PM के बीच में यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है, क्योंकि ऊपर से भी धूप आती है और नीचे से भी क्या गर्मी निकलती है। ऊपर से भी गर्मी आ रही है और नीचे से भी गर्मी निकलती है, तो यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी प्लस में हो जाता है यहाँ टेम्परेचर। ये कारण होता है। और दूसरा कारण आपको बताऊं, जैसे ही धूप ऊपर से सनलाइट सनलाइट ऊपर से आनी कम हो जाती है, यानी आप देखेंगे 7 बजे के बाद, लगभग 7 PM के बाद यहाँ पर टेम्परेचर क्या होने लगता है, कम होने लगता है। कब होने लगता है टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि रेत जितनी जल्दी से गर्म होता है उतनी जल्दी से ठंडा होने लगता है। और यहाँ पर ऊपर आप देखें कोई रुकावट नहीं है, इसके ऊपर, रेत के ऊपर ना तो आपको कोई बादल मिलेंगे, ना ही किसी तरह की कोई रुकावट मिलेगी। इसलिए ये सीधा का सीधा अंतरिक्ष की तरफ, ऊपर की तरफ, सारा का सारा कुछ ऊपर की तरफ जाने लगता है। जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, वहां का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल बना रहता है ना। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि ऊपर को किसी तरह की रुकावट नहीं होती, कोई बादल नहीं होते, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होती। जितनी तेजी से वो गर्म होता है उतनी तेजी से वो ठंडा होकर ऊपर आसमान में उसकी गर्मी निकल जाती है। तो ये कारण होता है डेजर्ट एरिया में, और इसका कोई और कारण तो है नहीं। आपने देखा होगा, आप डेजर्ट में जाएंगे राजस्थान में, वहां ऊपर आपको एक भी बादल नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसा साफ मौसम मिलेगा। तो वहां किसी तरह की रुकावट नहीं होती है, एकदम बढ़िया से वहां पर चलता रहता है। ये कारण होता है। अब सर्दी में क्या होता है, सर्दी में आप देखेंगे राजस्थान में भी, मैं आपको बता रहा हूँ, गर्मी होती है। तो गर्मी होने के कारण आप राजस्थान में देखेंगे, ये वाला जो एरिया है ना, डेजर्ट वाला एरिया, ये वाला एरिया, अब इस एरिया में क्या होता है, अब सनलाइट पड़ रही है तो ये गर्म हो जाता है। ये क्या होता है, प्लस होता है।
लेकिन रात को मैंने बताया ना ये ठंडा होता है, तो उत्तर भारत की हवा इस तरफ आगे की तरफ बढ़ती है, उत्तर भारत की हवा ऐसे बढ़ने लगती है, तो रात को हवा यहां तक पहुंच जाती है, लेकिन दिन में यहाँ टेम्परेचर गर्म होता है, इसलिए ये ऊपर से आने वाली ठंडी हवा को भी क्या कर देता है, गर्म कर देता है। ऊपर से आने वाली हवा को भी ये क्या कर देता है, गर्म कर देता है, जिसके कारण दिन में आपको यहाँ गर्मी लगेगी और रात में यहाँ टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। आपको पता है मैं गया था, राजस्थान गया था मैं, थार डेजर्ट में, तो वहाँ कैंपिंग की थी। तो उस दिन आपको यकीन नहीं आएगा रात का टेम्परेचर कितना था। शायद मैं 27 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, 27 दिसंबर के आसपास गया था, कई साल हो गए। 27 दिसंबर को मैंने सुबह उठकर, अपने फोन में आ जाता ना, आईफोन में आ जाता है टेम्परेचर, वहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री था। आपको यकीन नहीं होगा, 0 डिग्री टेम्परेचर थार के डेजर्ट में, 0 डिग्री टेम्परेचर। अगर आप अभी भी देखेंगे ना, वह लगभग 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री तक टेम्परेचर नीचे चला जाता है। अभी आप चेक कर लो, रात में सुबह 6 बजे की बात कर रहा हूं, 6 बजे की, सुबह 6 बजे का टेम्परेचर 0 डिग्री था। क्यों था? क्योंकि जितनी तेजी से वो गर्म होता है उतनी तेजी से वो ठंडा भी हो जाता है। सुबह इतनी ठंड होती है, आप बड़े बड़े कंबल भी ले जाओगे ना, वो भी आपको कम पड़ेंगे। पूरे जैकेट वैकेट पहन कर गए थे, तो आपने फोटो भी देख ली होगी। तो ये कारण होता है। अब समझ में आ रहा है? क्लाइमेट के बारे में इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी और इंडियन ज्योग्राफी भी। अब आंसर आ गया है, अब आंसर देखते हैं। ये वाला आंसर किसका है, मुझे एक बार कमेंट करके बता दो। और ये भी बता दो क्या ये आंसर चेक हो चुका है या नहीं। जल्दी से मुझे बताइए, ये आंसर चेक हुआ है या नहीं। एक बार मुझे बताइए ये आंसर चेक हो गया है या नहीं। चेक हो गया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रंजिता आपका भी हो गया ना, ये वाला आंसर चेक हो गया रंजिता। रंजिता का है ये आंसर, ये चेक हो गया क्या रंजिता? मुझे कमेंट करो जल्दी से। अच्छा प्रियांशु आपका नहीं हुआ क्या? अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी देख लेता हूँ। ये प्रियांशु का ये भी नहीं हुआ, वो कह रहे हैं, अभी देख लेता हूँ। अच्छा ये वाला तो नए वाले आंसर थे ना, ठीक है, ये वाला चेक नहीं हुआ था क्योंकि अगले दिन आपको पता है अनअकैडमी से नोटिस आ गया था, नोटिस क्या, मेल आ गया था, तो ये नहीं हुआ था। अभी एक एक करके चेक कर देता हूँ। एक आयोग को संवैधानिकरण के लिए कौन से चरण आवश्यक है? ठीक है, क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिकता प्रदान करना भारत के लैंगिक न्याय के लिए राष्ट्रीयकरण का एक अधिक सुनिश्चित सुनिश्चित करेगा? ठीक है, अभी देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। एक आयोग के संवैधानिक के लिए निम्न चरण होते हैं। ठीक है, संवैधानिक संशोधन, मसूदा तैयार करना, आयोग की स्वतंत्रता निष्पक्षता की गारंटी प्रावधान, जिम्मेदारी भली भांति परिभाषित करना, कार्यपालिका के हस्तक्षेप से नियुक्त करना। ठीक है, ठीक लिखा हुआ यार, बढ़िया लिखा हुआ है प्रियांशु आपने तो। बिल्कुल बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। कानूनी आधार महिला, सबको दिख रहा है ना आंसर? किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही ना? आंसर अच्छे से दिख रहा है सबको? यहाँ जाके थोड़ा सा आपने आउट कर दिया है।
यहाँ आके थोड़ा सा आपने इसको क्वेश्चन से अलग कर दिया, यहाँ तक एकदम बढ़िया चल रहा था। देखो ये कह रहा है कि एक आयोग के संवैधानिकरण के लिए कौन कौन से चरण आवश्यक हैं। तो पहले तो आप चरण बताओ, क्या क्या चरण होते हैं संवैधानिक प्रक्रिया के, है ना। तो उसमें संशोधन करना पड़ता है या जो भी है वो आपने लिख दिया है इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं, लिख दिया है। आगे क्या कह रहा है कि अगर इसको संवैधानिकता प्रदान कर दी जाती है तो क्या इससे महिलाओं के लिए क्या फायदा होगा, ये आपसे पूछ रहा है, कारण बताइए, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपने ये तो बता दिया लेकिन इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा। महिलाओं का मुद्दा समाधान के लिए अधिक प्रभावी तंत्र बना देगा जिससे महिलाओं को न्याय शक्ति के कारण बढ़ावा मिलेगा। ये वाले ऊपर के पॉइंट तो ठीक है, नीचे आके आपको थोड़ा सा आउट जा रहा है आंसर। इसको थोड़ा नीचे वाले को बेस्ट करना है, बाकी एकदम बढ़िया लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा आपको अपडेट करना है, बाकी एकदम बढ़िया लिखा हुआ है। चलो अच्छी बात है, क्लियर आ रहा है तो बढ़िया है। रंजीता का आंसर आ गया, रंजीता का देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन द पर्सन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस द लीगल सिक्योरिटी, ठीक है। स्टेप द रिक्वायर्ड, ठीक है, ठीक है। अब रंजीता का है ना बड़ा आंसर हो जाएगा। रंजीता इनको है ना ग्राफ में बनाया करो, ये क्वेश्चन जो है ना इसको ग्राफ में बनाने की कोशिश करो। ये जो ऊपर वाला दे रखा है ना, क्योंकि इसमें केवल उसने फैक्ट बोले हैं। जहां भी आपको फैक्ट मिले ना उसको सोचो आप ग्राफ में डिजाइन कर दो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन जो इसके प्रभाव आप लिखेंगे ना, अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट बढ़ रहा है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप डिटेल में लिख देंगे तो बढ़िया है। जब भी वो फैक्ट की बात करता है, कोई भी फैक्ट की बात कर रहा है तो उसको कोशिश करो आप ग्राफ में लिख दो। अब देख रहे हो ना ये वर्ड लिमिट कितनी खर्च हो गई है ना। ये हमारा क्या है, एक बजट है। यूपीएससी में बजट होता है, बजट आप समझते हो। हमारे पास केवल बजट में 250-150 वर्ड है, हमारे बजट में केवल 250 बजट है। ये हमारा एक तरह का बजट है, उस बजट में हमें पूरा काम करना है। लिखा है एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, लेकिन वर्ड लिमिट आपको कंट्रोल करनी है। 106, ठीक है। एक्ट लोकसभा असेंबली दिल्ली, ठीक है। नेशनल, हाँ ये वाला सही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एकदम मस्त लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं सजेशन दे रहा हूं क्योंकि वर्ड लिमिट आपको बहुत कंट्रोल करनी है। वर्ड लिमिट ही आपकी अगली नेक्स्ट जो गेम है वो वर्ड लिमिट है, ठीक है। बाकी बढ़िया लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ भी है, ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देख रहे हो क्या बढ़िया लिखा है, इसको यूज करो। आज मुझे लगा है आप लोग यूज करने लगे हैं। जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं। देख रहे हो ना, सतत विकास लक्ष्य गोल 5, क्या गजब लिखा है। यही तो आपको लिखना है, यूपीएससी के सिलेक्शन में ये सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। बहुत बढ़िया लिखा है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं इंडियन क्लाइमेट के बारे में। कुछ फैक्ट भी हम लोग जान लेते हैं, क्या क्या फैक्ट है इंडियन क्लाइमेट के बारे में। 4 मौसम होते हैं, है ना। आप सभी को पता है मेनली 4 मौसम होते हैं। जो सर्दी होती है वो दिसंबर से फरवरी तक पड़ती है ना। दिसंबर से फरवरी तक। और गर्मी होती है मार्च से मई तक। और फिर मानसून आ जाता है हमारा जून से सितंबर तक। और मानसून उत्तर आ जाता है जिसको शरद ऋतु बोलते हैं, अक्टूबर से नवंबर तक। तो ये 4 आपने देखेंगे। वैसे तो कई लोग कहते हैं 6 ऋतु होती है, लेकिन ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो 4 बताई जाती है। आपने सुना होगा ना 6 ऋतु। भारत में सबसे ज्यादा 6 प्रकार के मौसम मिलते हैं, आपने पढ़ा है ना। लेकिन ऑफिशियल आप देखेंगे तो वो 4 ही प्रकार के होते हैं। तो पेपर में आपसे पूछ ले तो 4 पे ही क्लिक करना है आपको। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये आपके पीटी में भी पूछा जाएगा।
अब तक भारत में चूरू एक ऐसा स्थान है राजस्थान का जहां गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर टेम्परेचर चला जाता है ना, 50 डिग्री सेल्सियस से भी चूरू में। और क्या कह रहा है, द्रास यानी लद्दाख में सर्दियों में टेम्परेचर में 45 डिग्री सेल्सियस, है ना, लद्दाख में। तो ये तापमान की बात कर रहा है। चूरू एक ऐसी जगह है, आप देखेंगे और मैक्सिमम टेम्परेचर भी आपको मिलेगा और मिनिमम टेम्परेचर भी आपको मिलेगा चूरू में। आप देखेंगे सर्दी में वहाँ टेम्परेचर बहुत कम चला जाता है, कभी कभार तो जीरो चला जाता है, और गर्मियों में वहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। सोच रहे हो ना कितना बहुत ज़्यादा है भाई। लद्दाख में सर्दियों में 45 डिग्री टेम्परेचर रहता है, सर्दियों में माइनस होगा, ये मैंने गलत लिख दिया है शायद। ये माइनस होगा, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। माइनस है ये, शायद गलती से टाइप हो गया हुआ, ये माइनस है, इसको आप ठीक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या रहा है, अब फैक्ट में क्या होता है, ये तो हमने बता दिया है, ये वाला फैक्ट तो हमने बता दिया है, ये इंडिया का। अब क्या रहा है, क्षेत्रीय भिन्नता। अब आप देखेंगे उत्तर में गर्म ठंडा रहता है, तट पर जो हमारे तटीय क्षेत्र है वह मध्यम रहता है, पश्चिम में शुष्क रहता है, और उत्तर पूर्व में क्या रहता है हमारा, आर्द्र रहता है ना। तो ये पूरे भारत के बारे में जो मैं आपको बता रहा था ना, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, वहां पर क्या है, ये भारत में लगभग ऐसा टेम्परेचर रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल सही कह रहे हो कि त्यागी, मैं जानता हूं ना ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेपर उठा के देख लो आप, यूपीएससी का कोई भी पेपर आप उठा कर देखो, यहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपको पता है ये मेरे कोर एरिया का टॉपिक है, तो आप खुद ही जानते होंगे जब मैं कोर एरिया बोल रहा हूं तो आपके लिए ये बहुत जरूरी टॉपिक है। अब और फैक्ट जान लेते हैं। विभिन्न वर्षा है, वर्षा में क्या रहता है, पश्चिमी तट पर भारी बारिश होती है। आपने देखा होगा ना, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला यहाँ पर भारी बारिश होती है, इस वाले एरिया में, है ना। उत्तर पूर्व आर्द्र सबसे अधिक वर्षा क्या होती है, चेरापूंजी में। ये जो भारत का ये वाला एरिया है ना, चेरापूंजी, यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पर जाता हुआ मानसून भी वर्षा करता है और आता हुआ मानसून भी वर्षा करता है ना। जाता हुआ मानसून भी, आता हुआ मानसून भी, और यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और लगभग 1080 सेंटीमीटर, है ना, सबसे अधिक विश्व में। सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी मेघालय में होती है। आप सभी को पता है या नहीं, ये पीटी का फैक्ट है, पीटी में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और जैसलमेर राजस्थान में केवल 9 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है ना, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के आसपास वहां वर्षा होती है। यानी कभी कभार छुटमुट बूंदे पड़ गई तो पड़ गई, नहीं तो वहां वर्षा नहीं होती है, ना के बराबर होती है। 9% का मतलब आप समझ रहे हो, 9 सेंटीमीटर, 9-10 सेंटीमीटर बहुत कम, है ना। वो सबसे डेजर्ट वाला एरिया है। अब क्या कहते हैं, कुछ चक्रवात भी आते हैं, तटीय चक्रवात जिसको बोलते हैं, तटीय चक्रवात। चक्रवात की प्रति संवेदनशीलता होती है तथा विशेषकर बंगाल की खाड़ी में आते हैं। आप देखेंगे यहाँ चक्रवात आपको ज्यादा मिलेंगे। उसका एक अलग कारण है, जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अभी आपको बस यही जानना है। सबको समझ में आ रहा है ना अच्छे से, पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ अलग है, बिल्कुल मस्त चल रही है ना क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए आंसर देख लेते हैं। अच्छा एकदम क्लियर है, फिर तो ठीक है। अब ये वाला कौन सा है, विगत वर्षों में राज्यसभा उपयोगिता है, स्टेपनी टायर वाला है, ठीक है। राज्यसभा भारत के संसद के ऊपरी सदन, एक बार क्वेश्चन पढ़ लूं, स्टेपनी टायर से सर्वाधिक उपयोगी, ठीक है, राज्यसभा में संसद की ऊपरी सदन में।
चलो ठीक है, आप लोगों को मस्त लग रही है तो आपको नहीं पता है, मेरी अंतरात्मा खुश हो गई है। मुझे लग रहा था पता नहीं मैं आपसे अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आया हूँ ना, मुझे इसकी सेटिंग भी इतनी नहीं पता है, ओबीएस से कैसे इसको कंट्रोल करते हैं मुझे अभी नहीं पता है। थोड़ी सी आपको दिक्कत लगेगी कुछ दिन, लेकिन डेली मेरे को आदत हो जाएगी ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी। परिवर्तन योगदान विशेष कर, ठीक है, सही लिखा है। नए क्षेत्रों में व्यापक तथा, थोड़ा सा आउट जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा। संसद के प्रत्येक सदन में 3 चरण होते हैं तथा संसद में अधिकतम बनाने से पहले राष्ट्रपति की सहमति होती है। संविधान संशोधन विधेयक, क्या लिखा, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को पेश करने तथा, थोड़ा सा आउट चला गया वंदना। वैसे तो ठीक लिखा हुआ है लेकिन आउट जा रहा है, क्वेश्चन की डिमांड को पूरा नहीं कर रहा है, थोड़ा सा आउट है। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको ये थोड़ा सा आउट दिखेगा। आप कहीं भी यहाँ स्टेपनी टायर का जिक्र नहीं कर रहे हो अपने आंसर में। जो क्वेश्चन में लिखा होता है ना, आप उसका जिक्र किया करो। अगर आप जिक्र नहीं करोगे तो वो अधूरा माना जाता है। देखो आपने कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया। जब आंसर लिखते हैं ना, इसका यूज करो कि इसका कहने का मतलब क्या है। स्टेपनी टायर वाला जो टॉपिक इनने जो बात रखी है उसका मतलब क्या है। नहीं, अब तो मैंने सेटिंग कर दिया है, अब तो लेट रिप्लाई नहीं है। अच्छा, आप लोगों का लेट रिप्लाई है, वो सेटिंग है, उसको भी मैं देख लूंगा। उसमें है ना थोड़ा पिक्सल फटने लगता है, अगर मैं डायरेक्ट लाइव करूंगा तो उसमें ये दिक्कत आती है। कोई बात नहीं, कल मैं वैसे लेकर देखता हूँ क्लास। मुझे बल्कि यहाँ अच्छा लग रहा है, आप सच बताना, यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। थोड़ा बस मैसेज की अगर हम छोड़ देते हो, यहाँ थोड़ा बढ़िया लग रहा है। आपका नेट भी यहाँ बड़े आराम से चल रहा होगा, वहाँ पर नेट का भी इशू रहता है। यहाँ एकदम बढ़िया चल रहा है नेट, और मेरे को भी बिल्कुल अच्छा लग रहा है यहाँ पढ़ा के, है ना। भारत में स्थानीय निकाय, अच्छा ये लेट भेजा हुआ ना क्वेश्चन, ठीक है। महात्मा गांधी का कोड कर दिया। बलवंत राय मेहता समिति की समीक्षा कोश में, ठीक है। 98 गढ़वाल से, इतनी क्यों लिख दी यार, इतनी समितियां थोड़ी ना लिखनी है। समिति के बारे में आपसे नहीं पूछ रहा है वो, समितियां लिख दी आपने, इतनी ज्यादा समितियां मत लिखो। ठीक है, चुनौती आप लिख रहे हो, भ्रष्टाचार वगैरह ये सब लिख दिया है, ठीक है। समांतर शासन का उद्भव, ठीक है। स्मार्ट सिटीज वगैरह मिशन को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। टॉप डाउन दृष्टिकोण, आंसर भी बिल्कुल बढ़िया चेक हो रहे हैं। बल्कि उससे बड़ी स्क्रीन है, उसमें आप देखेंगे इधर फोटो आ जाती है ना। इधर कमेंट चलते रहते हैं, तो इतनी से स्पेस मिलता है, इतना सा स्पेस। उसमें क्वेश्चन भी लगा दो, ऊपर भी इतनी सी स्क्रीन मिलती है, बस मेरे को इतनी सी स्क्रीन क्वेश्चन लगाने के लिए, इतनी सी। और यहाँ पर पूरी बड़ी स्क्रीन है, उसको मैं कैसे भी यूज कर लूँ। रचनात्मक मुद्दे, ठीक लिखा हुआ है, बस ज्यादातर सभी लोगों का सेम था ये वाला आंसर, है ना। ठीक लिखा हुआ है। भ्रष्टाचार बिल्कुल बढ़िया पॉइंट है, स्थानीय निकाय में भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलेगा। और भी कई पॉइंट है जो हमेशा, मैंने जब ये आंसर चेक किया था, जब मैंने कई लोगों को बता दिया था, तो एक बार आप देख लेना, है ना। मैंने पहले बताया था वो, हमेशा आप एक बार चेक कर लेना, ठीक लिखा हुआ है आंसर। अब चलते हैं हम जलवायु की विशेषता को जानने के लिए। जलवायु की विशेषता, अच्छा आप बताओ क्लास को कितनी देर की रखना है। आप बताओ, जितनी देर की आप कहेंगे उतनी देर का हम क्लास रखेंगे। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कितना समय चाहिए आपको क्लास रखने के लिए। 1 घंटे की रखे, 1.5 घंटे की रखे, कितनी रखनी है। सब ब्लर हो रहा है, वो पिक्सल कम का हो गया होगा आपका, ऑटोमेटिक पे होगा। 144 पे होगा, उसको बढ़ा लो।
144 पे होगा, उसको बढ़ा लो, प्लस कर लो। जल्दी बताइए पिक्सल कितना करना चाहिए? 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट, 2 घंटे रख लो। कोई मेरी क्लास में आएगा भी नहीं 2 घंटे पढ़ने, कह रहे 2 घंटे रख लो, गजब के बच्चे हो यार। आप पढ़ सकते हो, कोई और नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा है। तो ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट, कभी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं हम एयर के बारे में, पवन जो हमारी विंड्स, जो हमारी हवाएं चलती हैं, अब हम उसके बारे में जानेंगे। एक एक वर्ष में ऋतु परिवर्तन के साथ पवन प्रणाली का उत्क्रमण होता है। आप समझ रहे हो ना, पवनें चलती है भारत में, जो क्या है, एयर, जिनको विंड्स आप बोलते हैं, तो वो चलती रहती है। हाँ, ये भी सही कह रही है रंजिता, जो इंपॉर्टेंट बात आपको पूछ रही है, कोशिश करो वही पूछो। जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, आप मैसेजों को रोक दिया करो थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं उसके क्वेश्चन को समझ सकूं। बस इतना आपको करना है। मान लो कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए मैसेज को रोक दो, जब तक मैं उसके मैसेज ना पढ़ लूं। अब क्या कह रहा है, सर्दी के मौसम में हवा आमतौर से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा था ना, उत्तर से कैसे हवा नीचे की तरफ आ रही है, और वो क्या करती है, सर्दी को बढ़ा देती है। उसका कारण भी मैंने आपको बताया है कि ठंडी हवा जो होती है वो भारी हवा होती है, और वो गर्म हवा के का साथ में चलती है। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे ये हवा है, ये क्या है, ये गर्म हवा है। अब जब गर्म हवा ऊपर उठेगी, ध्यान से सुनना, ये हवा ऊपर उठेगी तो नीचे की सतह खाली होगी ना। आप ध्यान से सुनो, ये हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो नीचे हवा खाली होगी ना, तो ये हवा भरेगी ना नीचे, तभी तो ये ऊपर उठेगी। तो ये साइकिल चलता रहता है। देखो मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि ये गर्म हवा है, ये गर्म हवा है, मैंने आपको बताया ना, गर्म हवा ऊपर उठती है, ये हवा ऊपर उठेगी। ये हवा अगर ऊपर उठ रही है, यहां पर सनलाइट की वजह से, साउथ में सनलाइट की वजह से ये हवा ऊपर उठ रही है, तो यहां तो हमारा स्पेस खाली हो जाएगा ना, ये स्पेस खाली हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेगी, यहां पर ये ठंडी हवा आएगी, इस स्पेस को कौन भरेगा, ठंडी हवा भरेगी, जो कहां से आ रही है, उत्तर से आ रही है। कहां से आ रही है, उत्तर से आ रही है, उत्तर भारत से, उत्तर पूर्व से आ रही है। कहां आ रही है, उत्तर पूर्व से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से हवा आ रही है। जो नॉर्थ ईस्ट की हवा है वो नीचे आएगी, इस हवा के नीचे, और ये हवा ऊपर उठने लगेगी, और फिर ये गर्म होकर एक हवा दोबारा इधर चली जाएगी, और एक हवा इस साइड चली जाएगी। आप समझ रहे हो, ये हवा ऊपर जाके दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक हिस्सा इस साइड चला जाएगा, एक हिस्सा इस साइड। तो इधर वाला जो हिस्सा आएगा, इधर वाला जो हिस्सा आएगा वो इस साइड चला जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा होगा ये वापस इधर जाएगा, और ये हिस्सा फिर दोबारा से ठंडा होकर बर्फबारी करता हुआ फिर दोबारा यहां पर आ जाएगा। तो ये साइकिल ऐसे घूमता रहता है। समझ में आया किसी को, ये साइकिल बिल्कुल ऐसे घूमता रहता है। कोई दिक्कत तो नहीं इस टॉपिक को समझने में, अच्छे से समझ में आ रहा है। और गर्मी के मौसम में यह हवा पूरी तरह से उलट जाती है, यानी कि अब हवा कहां चलती है, अब हवा कहां चलेगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है, तो ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर चलेगी हवा। अब ये पलट जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल पलट जाएगी ये हवा, बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ये टॉपिक आपसे गलत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। कोई भी दिक्कत आए आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन गलत नहीं करना है पेपर में। इन चीजों को समझना होता है, याद नहीं करना है। समझो इन चीजों को, किस तरीके से ये हवाएं चलती हैं और किस तरीके से ये हमारे क्लाइमेट पर प्रभाव डालती है। पहले क्लाइमेट को जानो, तभी तो हम उसके प्रभाव को जान पाएंगे। और इसी से हमारा क्या, एग्रीकल्चर जुड़ा है, इसी से हमारी क्या जुड़ी है, खेती जुड़ी है, एग्रीकल्चर जुड़ा है, पूरा क्लाइमेट, पूरा हमारा रहन सहन। अब देखो जैकेट है ना, ये जैकेट मैंने क्यों पहन रखी है, मैंने क्यों खरीदी है, खरीदने के पीछे क्या कारण है, सर्दी, क्लाइमेट। खरीदने के कारण क्या है, इंडियन क्लाइमेट। तो मैंने इसको खरीदा, तो इसका मतलब मैंने मार्केट से खरीदा, तो मार्केट में इसकी सर्दियों में क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। जब सर्दियों में गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा,
इकोनॉमी चलेगी या नहीं चलेगी? इकोनॉमी चलने लगेगी। गर्म कपड़ों के आधार पर भारत की इकोनॉमी दौड़ने लगेगी। गर्मियों में क्या होगा? जब क्लाइमेट चेंज होगा, गर्मी में क्या होगा? एसी। एसी का क्या होगा? एसी की मार्केट बढ़ने लगेगी, कूलरों की मार्केट बढ़ने लगेगी, पंखों की मार्केट बढ़ने लगेगी, है ना। और सर्दियों में क्या होगा? जैकेटों की मार्केट बढ़ने लगेगी, जूतों की मार्केट बढ़ने लगेगी, और गर्मियों में चप्पल की मार्केट बढ़ने लगेगी। तो क्लाइमेट का प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे भी पड़ता है, कल्चर पे भी पड़ता है। सब जगह आप देखेंगे क्लाइमेट का प्रभाव पूरे भारत में अच्छे से पड़ता है। ये आपको बताऊंगा अच्छे से। जैसे आप देखेंगे साउथ में हर घर में आपको छाता मिल जाएगा। आपने देखा होगा ना, रंजीता के घर में जरूर छाता होगा, पूछ लेना चाहे जितने भी साउथ में लोग रहते हैं ना, सबके घर में एक छाता जरूर मिलेगा, अम्ब्रेला जिसको बोलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वहां बारिश होती रहती है, वहां पर बारिश होती रहती है। और राजस्थान में किसी के घर में छाता मिल जाएगा, वो धूप से बचने के लिए होता है, बारिश से बचने के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कारण है। और हमारे यहाँ केवल 2-3 महीने जब बारिश होती है ना, केवल तभी हमारा छाता निकलता है, नहीं तो कोने में पड़ा रहता है ना। कोने में पड़ा रहता है, बस 2-3 महीने जब बारिश होती है तब निकाल लेते हैं, है ना। तो ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है मौसम एवं वर्षा में परिवर्तन। तो आप सभी जानते हैं वार्षिक वर्षा 80% भाग ग्रीष्म ऋतु से उत्तरार्ध में प्राप्त होता है, जिसकी महाअवधि कितनी होती है? 1.5 मंथ। अच्छा, धूप से बचने के लिए, है ना। तो ये क्या है? ये कॉमन सी बात है। अगर आपसे पूछेगा, अगर ये इसी को बोलते हैं कॉमन सेंस। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन सेंस। तो यही इकोनॉमी का पार्ट होता है। अब देखो साउथ वाले लोग क्या करेंगे? अम्ब्रेला का बिजनेस करेंगे। नॉर्थ वाले क्या करेंगे? कुछ और करेंगे, है ना। ये बिजनेस समय स्थिति परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। बदलता रहता है या नहीं बदलता रहता है? बस इतनी सी जानकारी आपको यूपीएससी में पास करने के लिए चाहिए होती है, बस इतनी सी जानकारी। और इसी को बोलते हैं कॉमन सेंस लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु, भारतीय जलवायु की विविधता आप सभी जानते हैं। भारत में क्या है? अब क्या है? ये स्थान स्थान यानी कि जो जगह है ना, उसके आधार पर बदलता है, ऊंचाई के हिसाब से बदलता है, समुद्र से दूरी के अंतर के आधार पर चेंज हो जाता है। विभिन्न स्थानों पर सामान्य राहत की स्थिति के कारण क्या होता है? ये बदलता रहता है। आप देखेंगे अगर आप ऊंचाई पे, अगर आप पहाड़ों पर हैं, ऊंचाई पर हैं, तो वहां का क्लाइमेट अलग होगा, यहाँ पर सर्दी ज्यादा लगेगी। आपको पता होगा ज्योग्राफी में। अच्छा, यूट्यूब ओपन नहीं करा, आप देख लेना। नहीं, वर्षा तो होती है ना रंजिता, वो ठीक है, ईस्टर्न में है, वो मैं समझ रहा हूं। आप आंध्रा से हो ना? आंध्रा से हो ना? वो मुझे पता है, आंध्रा वगैरह ये सब है ना। एमपी से नीचे जो भी आता है इसको साउथ में काउंट कर लेते हैं हम लोग। वो मुझे पता है, वो मैं जानता हूँ, आप आंध्रा से हो, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है, अब बोलने में तो ऐसा ही आएगा ना। साउथ कोई बुरा थोड़ी ना, साउथ भी हमारा ही है, बुरा थोड़ी ना है वो भी हमारा ही है। तो आप देखेंगे ऊंचाई पे जाएंगे आपने, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक और टॉपिक आपको आएगा, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। हर 145 मीटर की ऊंचाई पे टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाता है। और एक समय आता है जहां टेम्परेचर -100 डिग्री तक पहुंच जाता है ना। एक ऊंचाई पर -100 तक पहुंच जाता है, और उसके बाद टेम्परेचर फिर बढ़ने लगता है। वो मैं पढ़ाऊंगा जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी तो केवल बेसिक आपको भारत के क्लाइमेट के बारे में जानना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? भूमि पर उच्च तथा निम्न दाब का प्रभाव। अब देखो, दाब यानी कि प्रेशर की बात कर रहा है। भूमि पर निम्न वायु दाब, एयर प्रेशर की बात कर रहा है। एयर प्रेशर, है ना। हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, है ना। आपने पढ़ा है या नहीं? मैंने कई बार आपको बताया। अच्छा, प्रियंका क्या पूछ रही है? प्रियंका का मैं पूछता हूँ। प्रियंका ने क्या पूछा है? प्रियंका कहाँ है भाई? प्रियंका, 1 मिनट में देख रहा हूँ प्रियंका का क्या डाउट है। सर मेरा आंसर आपने स्लाइड पे लगाया है सर जी या नहीं? लगाया है प्रियंका, मैंने सबका आंसर लगाया है, जिन लोगों ने भेजा है उन सबका आंसर लगाया है।
हाँ, ऑक्सीजन लेवल कम होगा ना, वो एक अलग कारण है भाई। ऑक्सीजन लेवल, आप देखो ऑक्सीजन क्या है, ये भारी हवा है। ये क्या है, भारी हवा है। आपको हवा, मैंने आपको बताया ना, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। हवा जो होती है ना, हवा की बात जो मैं कर रहा हूँ, ये भारी और हल्की के आधार पर होती है। जो भारी हवा होती है ना, भारी हवा, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी हवाएं होती हैं। ये क्या होती है, सतह पर रहती है, सतह पर रहती है। तो इस कारण ये सतह पर रहती है। जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल हमारे लिए कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये भारी हवा है, तो ये सतह पर होती है। कहाँ होती है, ये सतह पर होती है, याद रखना। लेकिन उत्तर में आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे ट्री मिलेंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे, जिससे हमारा ऑक्सीजन का लेवल बना रहता है। ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, बना रहता है, क्योंकि वहां बहुत सारे ट्री आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना, वो कारण होता है। अगर मान लो वहां ट्री ना हो, जैसे लद्दाख जैसा एरिया है, वहां पर पेड़ पौधे कम होते हैं। अब लद्दाख में क्या समस्या है, वहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां का क्लाइमेट बिल्कुल अलग होता है। क्लाइमेट क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो ये कह रहा है निम्न ताप के कारण उच्च दाब के क्षेत्र बनता है, जिसके विपरीत क्या होता है, उदाहरण के लिए गर्मी के मौसम में देश के उत्तर पश्चिम के ऊपर उष्मीय रूप से प्रेरित निम्न दाब के क्षेत्र का निर्माण के लिए भूमि का तीव्र ताप होता है। तो आप देखेंगे ये ताप के आधार पर बता रहा है। तो इसको लेकर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसको बहुत अच्छे से आपको कराऊंगा। ऋतु की बहुलता, तो ये ऋतु के बारे में बात कर रहा है, जो हमारा इसको बोलते हैं ऋतुओं के बारे में। भारतीय जलवायु के मौसम मौसम की जो विशेषता है, निरंतर क्या होती है, परिवर्तनशील होती रहती है, दिशाओं में परिवर्तन होता रहता है। 3 मुख्य ऋतु होती है, लेकिन व्यापक रूप से विचार करने पर इनकी संख्या एक वर्ष में 6 हो जाती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मेनली ऑफिशियल 3 ऋतु होती है, और मैक्सिमम इसको 4 में काउंट करते हैं, लेकिन नॉर्मल हम इसको पतझड़ से जोड़ देते हैं और तरह तरह की ऋतुओं से जोड़ देते हैं। तो इसको 6 ऋतुओं के नाम से भी भारत में जाना जाता है। वैसे तो ऑफिशियल 3 या 4 ऋतु होती है, मेनली 3 होती है, और बाकी क्योंकि एक गर्मी होती है, एक सर्दी होती है, और एक वर्षा होती है। 3 ऋतु मेन होती है ना। ऑफिशियल इन 3 को जानते हैं, एक वर्षा ऋतु, एक शीत ऋतु, और एक क्या होती है, गर्मी की ऋतु, जिसको गर्मी बोलते हैं। देखते हैं, अभी है ना 2 बजे वाली क्लास की मैं सेटिंग कर रहा हूँ। 2 बजे वाली क्लास में क्या टॉपिक लेकर आऊँ, कमेंट में भेजो ना। आप डाउट भेजना है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई लिखकर भेजना है क्या डाउट, कोई लिखकर भेजना है तो आप, उसका भी मैं जुगाड़ करूंगा टेलीग्राम पे। प्राकृतिक आपदाओं की विशेषता, तो आप देखेंगे अजीबोगरीब मौसम में परिवर्तन होता रहता है, जिससे क्या होती है, कभी जलवायु में बाढ़ आती है, सूखा आता है, अकाल आता है, यहाँ तक कि महामारी जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। कमेंट में भेज दो ना, क्या दिक्कत है, कमेंट में आपके देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कल्पना का क्या डाउट आ गया भाई, कल्पना ने क्या भेज दिया? वैसे तो मैं सभी पढ़ रहा हूँ, दोबारा से भेज दो कल्पना, कोई दिक्कत नहीं है। कल्पना दोबारा से भेज दो, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। क्या कह रहा है, ऊपरी वायु परिसंचरण माना जाता है कि जेट स्ट्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेट स्ट्रीम। इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। बस अब थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी क्लास। ठीक है, ये टॉपिक करा रहा हूं मैं। ठीक है, कल्पना आप डाउट भेज दो। तो जेट स्ट्रीम का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जेट स्ट्रीम जो होती है 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर में जेट स्ट्रीम चलती है। इसको लेकर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बस आप याद रखना, जेट स्ट्रीम के कारण भी भारत में जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, जेट स्ट्रीम, है ना। इसको लेकर बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा। आप कमेंट में लिखकर भेज दो सुमेध, कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट में लिखकर भेज दो, मैं देख लूंगा। ठीक है, आगे क्या रहा है, स्थानीय तथा अक्षांशीय विस्तार। तो भारत में दक्षिणी भाग में भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण पूरे वर्ष उच्च तापमान रहता है, ये आप सभी को पता है। दूसरी ओर उत्तर भारत में समशीतोष्ण क्षेत्र के कारण इसलिए कम तापमान का अनुभव किया जाता है, यह विशेष रूप से सर्दियों में। आप देखेंगे जो साउथ वाला एरिया है, साउथ में आप देखेंगे टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, हाई रहता है।
आप मुझे कमेंट में डाउट भेजो ना, वैसे फोटो नहीं जाएगी डाउट में, आप मुझे कमेंट में भेज सकते हो। आप मुझे टेलीग्राम में भेजो ना आंसर, मैं जब क्लास लूंगा दोबारा से लगाऊंगा आपका आंसर। जरूरी थोड़ी ना हैंड टू हैंड चेक कराना है है ना, ये भी तो समझो ना, हैंड टू हैंड चेक थोड़ी ना कराना, आप टेलीग्राम में भेज दो, अब नेक्स्ट क्लास में आपका आंसर लग जाएगा, है ना। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप टेलीग्राम में भेज दो, ठीक है। मुझे लगा पता नहीं क्या डाउट है, अरे आंसर ही तो है, टेलीग्राम पे भेज दो, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आगे क्या कह रहा, भारत की जलवायु में हवा, तापमान, वर्षा ऋतु, इन सब का बहुत बड़ा कारण होता है, इसके कारण हमारे टेम्परेचर यानी जलवायु में परिवर्तन आता है। तो ये वाला टॉपिक मैंने आपको कराया, अभी इसके कई सारे पार्ट रह रहे हैं, तो वो भी मैं एक एक करके आपको करा दूंगा। आंसर देख लेता हूं, आयोग इसमें अच्छे से समझ में आ रहा है, एक आयोग को संवैधानिकरण के लिए कौन कौन से चरण आवश्यक है। पहला तो क्वेश्चन आपका ये हो गया, चरण कौन कौन से आवश्यक है, तो पहला तो ये हो गया, तो आप इसके चरण बता देंगे। क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिकता प्रदान करना भारत के लैंगिक न्याय तथा क्या लिखा हुआ है सशक्तिकरण और अधिक सुनिश्चित करेगा, कारण बताइए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, तो आप लिख सकते हो हाँ, हाँ में आप आंसर लिख सकते हो। एक पॉइंट जब कंक्लूजन आप लिखेंगे तो वहां नहीं से हाँ की तरफ आप लिख सकते हैं। बस ये आंसर चेक कर लो, फिर अपनी क्लास को विराम देंगे। पेश किया जाता है, ठीक है, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होता है विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना। बहुत बढ़िया, उदाहरण के लिए हाँ ठीक लिखा हुआ है। जैसे आप देखेंगे ओबीसी को राष्ट्रीय संवैधानिक दिया गया है, वैसे ही इनको भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा लिखा है। रिपोर्ट की पटल पर रखना बिल्कुल ठीक है, संवैधानिक स्थिति एनसी। बहुत बढ़िया तुम्पा, अच्छा लिखा है आपने आंसर, बहुत बढ़िया लिखा है तुम्पा, है ना। एक दो पॉइंट मिसिंग है, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा लिखा है। मिसिंग नहीं दिख रहा है, मतलब बढ़िया लग रहा है ये आंसर। अच्छा, संवैधानिक करण से जुड़ा मुद्दा किसी आपके संवैधानिक 368, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये आपको लिखना पड़ेगा। देखो 360 से भी पहले कुछ नियम होते हैं कि संविधान के पटल पर उसको रखना पड़ता है, उसके बाद उसमें संशोधन होता है। क्या पता संशोधन हो ही ना, है ना। चुनाव आयोग, संख्यक आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण। आप देखेंगे कि आप ये लिखो ना कि भारत की 50% आबादी, लगभग 50% आबादी महिला है, और उनके लिए एक संवैधानिक निकाय का होना बहुत जरूरी है। आप इस तरीके से लिखोगे तो ये आंसर आपका बड़ा खूबसूरत लिखेगा। एक बात बताओ, भारत में 50% महिला है ना, और उनके अधिकारों की कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो आप कहें अगर उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलता है तो वो ज्यादा मजबूती से काम कर पाएगी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि में सुधार होगा कि महिलाओं के लिए हमने अच्छा कदम उठाया। बहुत बढ़िया, और महिला को भी कहीं ना कहीं संतुष्टि रहेगी कि हमारे लिए सरकार काम कर रही है। अच्छा लिखा हुआ है, ये भी ठीक लिखा हुआ है। किसका आंसर है, नाम नहीं लिखा हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर बेस्ट कर लो, बाकी तो ठीक लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। वंदना का है ना, ठीक लिखा हुआ वंदना। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है आपको, अभी मैं यही कह रहा था, मुझे अधूरा लग रहा था ये आंसर यहाँ पर मुझे अधूरा लग रहा था, तो इसलिए मैंने आपको टोक दिया। यहाँ आपने बिल्कुल बढ़िया लिखा है, तो ये आंसर बिल्कुल बढ़िया लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, अगला टॉपिक हमारा लगा हुआ है, तो अगला टॉपिक हमारा ये वाला है, तो इसको हम करेंगे जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक, ठीक है। कई लोगों के आंसर रह गए, तो वो आंसर भी हम लोग देख लेंगे। अभी कई लोगों के आंसर रह गए, ये वाला रह गया हर्ष का आंसर, है ना, दो ये आंसर रह गए, और भी आंसर है शायद, एक दो और आंसर है, ये वाला रह गया, ये वाला तो मैंने चेक कर दिया है शायद, ये वाला चेक हो गया ना, ये वाला प्रियांशु आपका, तो ये चार आंसर रह गए हैं, ये भी चेक कर दूं, नहीं तो कल फिर और आंसर आ जाएंगे मेरे पास।
1 मिनट रुको, मैं फटाफट चेक कर देता हूँ हर्ष का। अच्छा, इंट्रोडक्शन बिल ठीक है, 368 ठीक है, ठीक है, प्रेसिडेंट ठीक है, इज द मिशन ऑफ द स्टेट ठीक है। बहुत बढ़िया लिखा है भाई, हर्ष ने तो गजब आंसर लिखा है, एकदम बढ़िया लिखा है हर्ष। ये वाला आंसर किसका है ये भी देख लेता हूँ। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है तथा इसे भंग किया जा सकता है राज्यसभा। अच्छा, ये राज्यसभा वाला लिखा है क्या? आप बहुत लेट लिखते हो आंसर, जल्दी लिखा करो। सहकारी संघवाद, विशेष सहकारी संघवाद, क्षेत्रीय दलों का उदय ठीक है, गठबंधन की सरकारें, विशेष या सूचीगत राय ये भी ठीक है, क्षेत्रों में परिवर्तन देखा जा सकता है बिल्कुल ठीक है, जीएसटी सुधार वगैरह लिख दिया है, पेटा अधिनियम लिख दिया है। निष्कर्ष में क्या लिखा है? कहा जा सकता है कि राजनीतिक सामाजिक बनी रहेगी तथा लोगों में आकांक्षाओं में मदद मिलेगी। ठीक है, हमेशा बढ़िया लिखा हुआ है ये, ठीक लिखा हुआ है ये भी आंसर। हाँ, अभी होमवर्क दे रहा हूं मैं, 1 मिनट रुको। ये वाला तो मैं चेक कर चुका हूँ, है ना, ये वाला चेक बार बार मत भेजा करो, बार बार रिपीट मत भेजा करो आंसर। भारत में लोकतंत्र देश में संवैधानिक ठीक है, भारत में राष्ट्रीय मंडल संवैधानिक बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, ये वाला ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, प्रियंका का भी ठीक है, ठीक लिखा हुआ है रूप में। अभी कई सारे पॉइंट आपको लिखने हैं, आपने छोटा लिखा है प्रियंका, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ठीक है, वर्ड लिमिट आपके पास है तो आप इसको बढ़ा सकते हो। अब होमवर्क की बात हो रही थी, तो होमवर्क मैं आपको क्या करता हूँ, होमवर्क मैं अभी टेलीग्राम पे भेज देता हूँ ठीक है, होमवर्क मैं टेलीग्राम पे भेज दूँ या अभी आपको चलो कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ, 1 सेकंड के लिए रुकना। होमवर्क मैं आपको बता रहा हूँ, होमवर्क मैं आपको बता रहा हूँ। होमवर्क आपको बता रहा हूँ, ये वाला 7th नंबर क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन आप लोगों को करना है, एक बार देख लो। 7th नंबर क्वेश्चन, आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता का एक निर्णायक चालक है, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको? ये वाला होमवर्क आपको करना है, 7वां नंबर क्वेश्चन। आप करो, नहीं आएगा समझ में फिर मैं आपको बताऊंगा ठीक है, आप एक बार कर लो, बस इतना बता दूं, ये क्वेश्चन पॉलिटी से नहीं, ये क्वेश्चन सोसाइटी से, गवर्नेंस से, सॉरी गवर्नेंस से संबंधित है। गवर्नेंस, गवर्नेंस आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप एक बार चेक कर लेना ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। आप सभी का धन्यवाद, कल मिलेंगे हम इसी टाइम पर। अभी मैं 2 बजे वाली क्लास का भी शेड्यूल बना रहा हूँ, तो 2 बजे के भी अपनी क्लास रहा करेगी, लेकिन अभी इसी क्लास को चलने देते हैं। 1-2 दिन में हम 2 बजे वाली क्लास भी कंटिन्यू रखेंगे, जैसे पैटर्न वहाँ था वही पैटर्न यहाँ भी रखेंगे। आप सभी का धन्यवाद, कल मिलेंगे।